Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Famza Malik is here with another lecture video of class 10 physics and our chapter is about waves. So dear students, starting में ही मैं आपको एक बहुत important बात बताना चाहूँगी। मैंने आपकी फिजिबिलिटी के लिए SR बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए। हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले हैं डिजिटल फॉर्म में। इससे आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, आपको क्वेश्चन को मेमोराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे अपेयर होंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, एंड आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा सो दैट आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिफाइन ऑल करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। इसके अंदर मैंने आपकी सारी वेव्स की करेक्टरिस्टिक डाल दी है। आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। ऐसे भी जनरली भी पूछा जा सकता है और आपको फिर स्पेसिफाई करके बताया भी जा सकता है कि आप एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करें। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, आपकी जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या होती है? दिस इज़ एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर वेव रिपीट इट्स पैटर्न। जहाँ पे वेव अपना पैटर्न रिपीट करेगी उसको आप क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने सुना हो तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे भी कर देती हूँ। लेट्स सपोज़ कि देखिए आपके पास एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपके सामने एक साइन वेव ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए आपके पास ये क्या है? क्रस्ट है एंड दिस इज़ योर ट्रफ। मैंने आपको बताया था बॉटम लाइन से जो ऊपर होता है वो क्रस्ट होता है और लोअर वाले को ट्रफ बोलते हैं। एंड दिस इज़ योर सेकंड क्रस्ट। तो देखिए पैटर्न रिपीट हुआ, ये क्रस्ट आया, दोबारा पैटर्न रिपीट हुआ मीन्स दूसरा क्रस्ट आया। सो एक्चुअली वेवलेंथ आपके पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट। ये जो बीच का डिस्टेंस है दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। इसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट भी हो सकता है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, अगर यहाँ पे कोई ट्रफ होता ट्रफ भी हो सकता था। एंड इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होता है? वेवलेंथ ही होती है। और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा के साइन के साथ। ऐसे करके ये आपके पास लैम्डा का साइन होता है उल्टा वाई की तरह, ठीक है। ये लैम्डा का साइन होता है, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास की यूनिट की बात कर ली जाए तो ये आपके पास डिस्टेंस है, सो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट आपके पास कि सेकंड करेक्टरिस्टिक आपके पास वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट आपके पास ये होते हैं जो सर्कुलर आपके पास रिंग्स आ रहे होते हैं, यानी कि वेव जो प्रोसीड कर रही होती है, ठीक है, इसको आप वेव फ्रंट्स बोलते हैं। और प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव, जैसे फ्रॉम अ लाइट सोर्स, हर एक वेव का जो पॉइंट होता है ना वो इट्सेल्फ कैपेबल होता है कि वो वेव फ्रंट जनरेट करे, ठीक है। ओके जी, थर्ड आपके पास करेक्टरिस्टिक है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से आपका जितना जो डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है, लेट्स सपोज कि मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये हम मिड में हम इसको ओ से नोट करते हैं और कहते हैं ये एक मेन पॉइंट है। लेट्स सपोज किसी लाइक आपके पास गिटार की स्ट्रिंग आपने वाइब्रेट की, उसको आपने डिस्प्लेस किया और वो इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। सो मेन पोजीशन से लेकर जितना डिस्प्लेस हुआ उतने डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप डिनोट किससे करते हैं? एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगेन ये भी आपके पास डिस्टेंस होता है तो इसको का जो यूनिट है वो भी मीटर है। नेक्स्ट है आपके पास करेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपके पास क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो आपके पास क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कि गिटार का स्ट्रिंग है जिसको आपने वाइब्रेट किया और उसका कुछ ऐसा पैटर्न आपके सामने आया है, ठीक है जी। इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए, दिस इज़ योर पॉइंट बी एंड दिस इज़ योर पॉइंट सी। अब अगर मैं पूछूं कि कौन सा पॉइंट आपका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो आप क्या कहेंगे? पॉइंट बी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेस तो सारा हुआ, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे भी हुई है, यहाँ, बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से कहाँ हुई है? यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करे? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर मेन पोजीशन इज बेसिकली कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके जी, और इसको भी आप मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट आपके पास है relation between displacement and amplitude. So there is a direct relation between displacement and amplitude. जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है. लॉन्गर वेवलेंथ हैव हायर एम्पलीट्यूड, ठीक है. एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, हायर होगा, ठीक है. जैसे कि आपके पास अगर कोई वेवलेंथ है वो लॉन्गर है तो उसका एम्पलीट्यूड भी आपके पास ऐसे करके ज़्यादा होगा. लॉन्गर वेवलेंथ देन हायर एम्पलीट्यूड. और अगर आपके पास इसके वाइस वर्सा हम बात कर लें कि आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, लोअर होगा. ओके जी. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड आपके पास क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन और अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड. कि एक पूरी राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए वेव को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. लेट्स सपोज कि आपको मैं कहती हूँ कि ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है. ओके, इसने क्या किया, ये इसका मेन पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है. पेंडुलम ने मेन पोजीशन से स्टार्ट किया. अब आपने माइंड में रखना है कि मेन पोजीशन का स्टार्टिंग पॉइंट और मेन पोजीशन पे जब वो वापस आएगा तो ही उसकी एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी. सो मेन पोजीशन से वो पॉइंट ए की तरफ गया, देन वो पॉइंट बी की तरफ गया, ठीक है, और पॉइंट बी से वो जब वापस मेन पोजीशन के पास आया तब उसकी क्या हुई, एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई है, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपके पास हम कहें कि ओ टू ए गया, देन ओ टू ए गया, ए से वापस वो ओ की तरफ आया, ओ से वो अगेन उसके बी पॉइंट की तरफ जाएगा, और बी से वापस जब वो आएगा ओ की तरफ तब उसकी एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी. और जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा ये वेवलेंथ कंप्लीट करने में, आप उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट है, उसने सर्कल फॉर्म में अपनी रोटेशन जो है वो कंप्लीट की है, ठीक है. अब जितना उसका पूरा टाइम लगा उसका अपना एक पूरा वाइब्रेशन या राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है. और क्योंकि टाइम पीरियड है इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट आपके पास जनरली क्या है, सेकंड है. ओके जी. नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम. कि कितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस हुई हैं पर यूनिट टाइम्स मीन, लेट्स सपोज हम लेते हैं 1 सेकेंड में. 1 सेकेंड में कितनी आपके पास ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई हैं, ये जितना भी टाइम आपके पास 1 मिनट भी हो सकता है, जितना उसके अंदर ऑसिलेशन या राउंड ट्रिप्स कंप्लीट हुई हैं वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक जर्नली एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसने 50 राउंड ट्रिप्स ली हैं, जिसकी 50 वाइब्रेशंस हैं, और इसने ये 50 वाइब्रेशंस जो हैं वो की हैं 5 सेकेंड्स के अंदर. आप मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं. सो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को डिवाइड कर देंगे उस टाइम पीरियड के साथ, ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10. 5 इंटू 50 करेंगे तो 10 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है. हर्ट्स इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इसी तरह नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को जब आप डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड के साथ तो आपके पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है. फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितनी ऑसिलेशंस हुई हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैथमेटिकली, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन या आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं या साइकिल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. एंड SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स, और साइकिल्स पर सेकेंड भी आप इसे बोल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. अब आपको रिलेशन बताना है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो यू मस्ट नो कि देयर इज़ टाइम आपके पास देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है. ओके. रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा. अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मीन, ये मैं आपको प्रूफ भी कर देती हूँ, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम कैसे होगा. ये देखिए, अब आपके पास एक ग्राफ ये है, ठीक है, और आपके पास एक ग्राफ ये है. अब इस वाले ये जो ए वाला ग्राफ है, और ये इसको मैं बी कह देती हूँ, ये जो ए ग्राफ है इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा, ये लेट्स सपोज ये 1 एंड ये 2 वेवलेंथ्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं, राइट. तो देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो टाइम आपका क्या होगा, कम लगेगा, जल्दी से हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है, ठीक है. ये देखिए हाफ वेवलेंथ, मैंने आपको बताया था ये एक क्रस्ट और एक तरफ ये हाफ वेवलेंथ है. सो जब हाफ वेवलेंथ है तो यहाँ पे टाइम आपके पास क्या हुआ, ज़्यादा लगा. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हुई है,
टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा राउंड ट्रिप्स हो गए थे, तो टाइम यहाँ पे कम लगा था। ठीक है, होपफुली आपको पॉइंट मेरा समझ आया होगा कि देयर इज़ अ इनवर्स और रेसिप्रोकल लिंक्ड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट इज़ अ स्टूडेंट ऑसिलेट अ पेंडुलम हैविंग 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड एंड कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, राइट। ये आपको करना है, फिर मुझे अपने कमेंट्स में आंसर देना। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्ड है। अभी मैंने जैसे डायग्राम ड्रॉ की थी, जब आपने देखा था वेवलेंथ हायर थी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा थी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। जैसे सेकंड अभी मैंने ए वाला ग्राफ ड्रॉ करवाया था, 2 वेवलेंथ ड्रॉ हुई थी और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या थी, ज़्यादा थी। और जब वेवलेंथ आपकी कम होगी तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी आपके पास कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास wave cycle. Again, this is one complete oscillation. Oscillation is basically the word for vibration to and fro motion of a body about its mean position is called oscillation. ठीक है, इसका सेकेंड नाम वाइब्रेशन भी होता है। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन आर बेसिकली सेम टर्म्स। ओके जी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास करेक्टरिस्टिक है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है, बेसिकली स्पीड क्या है आपके पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, राइट। इसको हम स्पीड बोलते हैं। और वेव स्पीड क्या होगी, जो वेव डिस्टेंस कवर करेगी यूनिट टाइम के अंदर, उसको आप वेव स्पीड बोलेंगे। ठीक है, ओके। इसमें अब एक छोटी डेरिवेशन है जो मैं आपके सामने करूँगी, वो आपने करनी है। और वो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, प्रूव डैट वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इसको प्रूव करें। v is equal to f lambda, where v is velocity, f is frequency and lambda is wavelength। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये मैं इसको ज़रा टॉप पे लिख देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे स्पेस मेरे पास हो सोल्यूशन करने के लिए। v equals to f lambda, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, या स्पीड आप कह रहे हैं, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसको आप क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम वेव पढ़ रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस को हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ले लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं हम। आपके पास है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हम वेव के लिए पढ़ रहे हैं तो हम डिस्टेंस को ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेमडा। तो आपके पास स्पीड इज़ इक्वल टू लेमडा बाय टाइम। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, डी की जगह लेमडा लिख लिया। लेमडा क्यों लिखा, क्योंकि मैं स्पीड को वेव स्पीड को डिस्कस कर रही हूँ। ओके, एज वी नो, अभी मैंने आपको बताया दैट फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। ओके, या आप इस तरह कह सकते हैं कि 1/t इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये देखें आप, v इज़ इक्वल टू लेमडा, और मैं डॉट डाल के ज़रा इस पॉइंट को सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, 1/t। ये मैंने जस्ट क्या किया, लेमडा को एक साइड पे कर दिया और 1/t को सेपरेट कर दिया। अब 1/t मैंने अभी आपको बताया किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के। सो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, सो v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, f लेमडा। एंड दिस इज़ द बेसिकली रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल यही v इज़ इक्वल टू f लेमडा आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। सो मैंने आपको ये सारी बता दी हैं। इसके अंदर जो थी करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है, ठीक है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इस लेक्चर के अंदर कि वेव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं जनरली, वो डिटेल से मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सारा हमारे पास जो थी वो करेक्टरिस्टिक थी। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दोबारा से यही कहूँगी कि आप ज़रूर जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर को सुने और कमिंग लेक्चर को भी ज़रूर सुनेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वांट दीज SLO बेस्ड नोट्स, सो आप मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम है ज़ोया
_academy1 के नेम से आप मुझे मैसेज करें वहाँ पे, मैं आपके साथ की PDF शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।